बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी से. सो दिस इज लेक्चर नंबर 13. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ मोशन इन ए प्लेन. एक्सरसाइज पे चलते हैं. आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, अपनी एक्सरसाइज में आ जाइए. इसकी स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज स्केलर और वेक्टर. आपको पहचानना है इसमें कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर. तो बच्चों वॉल्यूम स्केलर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है. तो वॉल्यूम, मास और स्पीड ये तो हैं स्केलर. और अगर मैं आगे बात करता हूँ, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फिर डेंसिटी स्केलर है. तो जो स्केलर है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर है. वेलोसिटी वेक्टर है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी तो वेक्टर होती है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज स्केलर. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर. तो जो हाईलाइटेड है वो सब स्केलर है. तो आपको पहचान करना आना चाहिए. पिक आउट 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट. इसमें से 2 स्केलर क्वांटिटीज छांटनी है. तो लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था करंट कैसी है, स्केलर है. फोर्स वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है. वर्क कैसे है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, स्केलर होता है. आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में. लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर है और रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर है. तो कुल मिलाकर 2 ही हैं यहाँ पर जो स्केलर हैं, वर्क एंड करंट. पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट. तो टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इम्पल्स वेक्टर है. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम पढ़ेंगे आगे. इम्पल्स में डायरेक्शन होती है. टाइम स्केलर है, पावर स्केलर है, टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है. द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इज इम्पल्स हियर. स्टेट विद रीजंस whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful or not. तो इसमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए. क्या किन्हीं भी 2 स्केलर को जोड़ सकते हैं? क्या वर्क में पावर को जोड़ सकते हैं? नो, नहीं जोड़ सकते. एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन. क्या मैं वेलोसिटी में स्पीड जोड़ सकता हूं? नहीं. मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर. यस, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे F इक्वल टू ma, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है. मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर्स. यस, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेंथ इनटू विड्थ. एडिंग एनी 2 वेक्टर्स. किन्हीं 2 वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, सेम टाइप के होने चाहिए. एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर. यस, we can. So let's see the solution for confirmation. You cannot add any 2 scalars. Scalars must represent same physical quantity. You cannot add scalar to vector. Multiply any vector. Yes. Multiplying any 2 scalar. Yes. Adding 2 vectors. No, the 2 vectors must represent the same physical quantity. And F का आंसर इसमें नहीं दिया है जो मैंने आपको बता दिया. Yes, we can. Adding a component of vector to the same vector, ऐसा हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हर स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और फिर ट्रू फॉल्स बताना है. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर. ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्केलर होगा. ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज स्केलर. ठीक है, कंपोनेंट जो है जब तक हम डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक स्केलर है, डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे तो वेक्टर है. द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल. ये रिलेशन सही नहीं है. टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस से जो ज़्यादा हो सकती है. द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल. ये उस पर बेस्ड है. एवरेज स्पीड या तो बराबर या तो ज़्यादा होगी. सही है, ये हमने पढ़े हैं पॉइंट्स, तो आप उससे लिंक करके वेरीफाई कर सकते हैं. पीछे एनसीईआरटी में आंसर्स भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं.
द वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। तो बच्चों यहाँ इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि नल वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी शर्त है। तो इस पर क्वेश्चन आता भी है, कंपटीशन में भी आता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, तो मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए जिनका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो कि हो गया उसका अपोजिट वेक्टर। अगर मैं ए में बी को जोड़ता हूँ तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 0। तो मिनिमम 2 वेक्टर अगर वो सेम प्लेन में हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हैं, अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो बच्चों कम से कम 3 वेक्टर्स होने चाहिए। कोप्लानर हैं यानी सेम प्लेन में हैं, तो कम से कम 3 वेक्टर होंगे, तब जाकर बात बनेगी। ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हो सकता है या ऐसे कुछ और 3 वेक्टर इस तरह से कि वो तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें, तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। एक ही प्लेन में तो कोप्लानर वेक्टर जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं, मिनिमम चाहिए 3 जिनका रिजल्टेंट होगा 0। इक्वल है तो मिनिमम चाहिए 2। और अगर बच्चों नॉन कोप्लानर हैं, एक ही प्लेन में नहीं हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए, सोचिए इसके बारे में। 3D में तो हमको अब 4 वेक्टर चाहिए मिनिमम, क्योंकि एक दूसरे प्लेन में चले जाएगा तो चौथा जो पॉलीगन बनने वाला है, पॉलीगन की लास्ट साइड को कंप्लीट करेगा। तो मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए होंगे अगर वो नॉन कोप्लानर है, रिजल्ट 0 बनाने के लिए। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। वापस लौटते हैं। एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी लिखकर, इसको प्रूव करना है आपको। ए, बी, सी और डी ये इनइक्वलिटीज इनको कहते हैं हम। तो थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करनी होगी इन इक्वलिटीज़ को प्रूव करने के लिए। ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं हम। ये सॉल्यूशन कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। ये पूरा इतना मतलब उसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बस खाली स्क्रीन पर। इसको आपको प्रैक्टिस करके समझना होगा। ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, एनालिटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, गिव ए प्लस गिवन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो कौन सा स्टेटमेंट या ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से बताना है। ए, बी, सी एंड डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। हाँ, अगर ये चारों ही नल वेक्टर हुए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्ट होना चाहिए तभी 0 होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, और वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो भी काम बन जाएगा, 0 हो जाएगा। The magnitude of A can never be greater than the sum of magnitude of B, C and D। बराबर तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, सही है। B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear, एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो, and in the line of A and D if they are collinear। तो बच्चों इसको बनाकर समझो। B plus C जो है ए और डी के प्लेन में होना चाहिए। अगर ए और डी सेम डायरेक्शन में नहीं है तभी 3 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जो मैंने अभी कंडीशन बना के समझाई थी, और डी की लाइन में होना चाहिए। अगर वो कॉलिनियर है तभी वो कैंसिल करेगा। 2 वेक्टर वाली कंडीशन समझाई थी। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैन बी 0 इन मैनी वेज अदर देन ए, बी, सी एंड डी मस्ट बी 0। तो यहाँ मस्ट वर्ड को हाईलाइट करके अगर हम समझें मस्ट वर्ड को, खाली ये एक ही कंडीशन नहीं है।
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है। अगर ये मस्ट की जगह वर्ड होता मे तो हम इसको सही बोलते। इससे ज़्यादा कंडीशंस जो और भी हैं वो पॉसिबल हैं, इसलिए इसको इनकरेक्ट बोला गया। बी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सही हो गया। कैसे? a प्लस सी माइनस बी प्लस डी के बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो पॉसिबल है 0। अच्छा, स्टेटमेंट सी जैसे कि हमने डिस्कस किया था वो भी सही हो रहा है, इट इज़ आल्सो पॉसिबल। ये इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता उससे। और डी वो भी करेक्ट है। इसमें डायग्राम बनाकर आप समझ लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, तो डायग्राम बनाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to point P following different path A, B और C अलग अलग पाथ फॉलो करके वो पहुंचते हैं। What is the magnitude of displacement vector for each? डिस्प्लेसमेंट तो सबका पी क्यू के बराबर है, शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल पाथ, तो बी के लिए तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा 400 मीटर, क्योंकि रेडियस 200 मीटर दी हुई है, और एक्चुअल पाथ लेंथ गर्ल बी के लिए लीस्ट होगी, इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर रीचेज द एज P, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा ऑफ द पार्क, देन साइकिल्स अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग चलता है, रिटर्न्स टू द सेंटर अलॉन्ग QO, वापस लौट आता है यहाँ से। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट उसको इस पूरे ट्रिप में लगे, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना हुआ बच्चों, तो वापस पहुँच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या रही, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो भी 0 हो गई। एंड एवरेज स्पीड क्या रही, तो स्पीड में तो पाथ लेंथ आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। एवरेज स्पीड के लिए टोटल पाथ लेंथ हमें कैलकुलेट करके OP प्लस PQ प्लस QO डिवाइडेड बाय 10 मिनट को हमने आर में बदल दिया, डिवाइड बाय 60, तो किलोमीटर पर आवर में ये निकल के आएगी। अब OP OQ आपको कैलकुलेट करने कैसे, रेडियस दी हुई 1 किलोमीटर, तो OP OQ आपके पास आ गया। फिर QP निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस का 1/4 है, तो 2 पाई आर उसकी सर्कमफ्रेंस है, उसका 1/4 वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ये काम का है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन एन ओपन ग्राउंड, ये आता है स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं। एक मोटरिस्ट है, मोटरसाइकिल चलाने वाला, फॉलोज ए ट्रैक, वो एक ट्रैक को फॉलो कर रहा है। मैं NCERT में दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10, और ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये रहा, मार्क किया हुआ है। ऑन एन ओपन ग्राउंड मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर, हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री से घूम जाती है ट्रैक। Starting from a given turn, specify the displacement of motorist at 3rd, 6th, 8th turn. Displacement आपको बताना है, और फिर कंपेयर करना है the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. तो कैसे करेंगे, 3rd, 6th, 8th और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करना है। हर 500 मीटर बाद 60 डिग्री से घूम जाता है, हेक्सागन बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो मैं इसको बोर्ड पे बताता हूँ आपको। 3rd, 6th, 8th टर्न, तो सिचुएशन हमारे पास ये है, मान लीजिए पॉइंट A से इसने चलना शुरू किया, 500 मीटर चला, पॉइंट B तक पहुंचा और इनिशियल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल से घूम गया, फिर से 500 मीटर चला, पॉइंट C पर पहुंचा,
दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा लाइक दिस, फिर घूम जाएगा 60 डिग्री से, इस डायरेक्शन में जा रहा था 60 डिग्री से फिर घूम गया एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, एक रेगुलर हेक्सागन फॉर्म किया, इसके मोशन को रिप्रेजेंट करते हुए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर आप मान लीजिए सारी साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ। वहाँ तो थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न पूछा है, तो वो तो आप निकाल ही सकते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। ये 500 है हर मोड़ पर, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम हंसते। तो बच्चों ए से बी तक आया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 500 मीटर है। ए से सी तक जा रहा है, तो हेक्सागन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ ठीक से नहीं बनाया, ये एफ ई के पैरेलल होगा, ये वाला नहीं होगा, चलो ठीक है ये वाला नहीं होगा, तो हम ये एंगल तो निकाल सकते हैं। डी पर पहुंचेगा तो हमने ए डी को ज्वाइन किया, ए डी को ज्वाइन किया, ए डी जो है एफ ए की डबल होगी, यानी ये डिस्टेंस होगी 1000, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल 90 होगा बच्चों, ये 60 है, ये 180 है, तो 60 और ये है 30, तो ये होगा 90। तो ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें बेस में पता लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है 500 है, हाइपोटेन्यूस पता है 1000 है, एक तरीका तो ये है। दूसरा मुझे ये वाला एंगल भी पता है, ये कितना है 30 डिग्री है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को कोई रेशो लगा के भी निकाल सकता हूँ, है ना। ये मैं खाली हिंट दे रहा हूँ आपको, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो ए से डी तक पहुँचा, तीसरा टर्न, तीसरा मोड़, तो डिस्टेंस तो हो गई 500 500 500 1500 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000। चौथा, पांचवा, छठा मोड़ 0 हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 बार आ गया 500 6 5 33,000 मीटर। तो मैं समझता हूँ आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर भी आपको मैं एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये रहा परफेक्ट डायग्राम, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकाल लेते हैं। 500√4 1000 मीटर ये आ रहा है। OC, O से स्टार्ट किया यहाँ से इन्होंने। OC तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं थ्योरम से, या इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बाकी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं थ्योरम से। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी आप अपने आप करना, अपने आप अटेम्प्ट करना। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, 12 भी आपसे हो जाएगा सॉल्यूशन। या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 13 में भी कुछ खास नहीं है। 14 काम का है बच्चों। 14 में समझने की बात है, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था आपको, इसमें पहले हमने डील किया था एक सॉल्व एग्जाम्पल जिसमें झंडा नहीं लगा हुआ था, वहाँ मैंने बोल दिया था झंडा लगा हुआ। तो ये फ्लैग यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इन्हें हार्बर, कोई बंदरगाह है हार्बर, विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 km/h एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोर्ड, जो बोर्ड पे झंडा लगा हुआ है, किधर जाएगा, विंड की डायरेक्शन में जाएगा। एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब हवा किधर से किधर जा रही है बच्चों, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अब क्या हो रहा है कि बोट चलना शुरू कर देती है, मूविंग एट स्पीड 51 km/h टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। अब ये समझने की बात यहाँ पर ये है कि बोट जब नॉर्थ में जाएगी, पेपर पे हम नॉर्थ किधर लेते हैं, ऊपर। बोट जब नॉर्थ में जाएगी तो झंडा
साउथ में जाएगा, बस ये समझने का इसमें, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोट जब नॉर्थ में जाएगी तो झंडा उसके अपोजिट जाएगा। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग? तो अब दो रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब दो वेलोसिटीज़ आ गई, उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। 72 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ से 45 डिग्री एंगल पर होगा, और 51 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ। तो कैसा डायग्राम बनेगा वो देखिए। यहाँ पर वेलोसिटीज हमने लिख ली, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ बोट, दोनों के बीच का एंगल एनालिटिकली सॉल्व कर दिया यहाँ पे इसको। पर मैं समझता हूँ डायग्राम बनाएंगे तो बेटर रहेगा, सीधे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दिया एनालिटिकली। डायग्राम बनाएंगे तो बेटर रहेगा। हमेशा जहाँ भी डायग्राम बन सकता है आप बना डालिए। सबसे पहले पेपर पे जो डायरेक्शन लेते हैं वो मार्क करता हूँ मैं। ये तो हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ। तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसमें दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, वापस से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। विंड इज ब्लोइंग 72 किलोमीटर पर आवर, फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स। जब बोट रुकी हुई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम इसको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं स्केल अज्यूम करके। तो दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या हुआ, हवा चलने लगी, हवा नहीं चलने लगी, बोट चलने लगी। बोट अभी रेस्ट पर थी, अब बोट किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। नहीं, बोट जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो झंडा किधर जाएगा, साउथ की तरफ। 51 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब ये वेक्टर तो बड़ा होगा और ये वेक्टर होगा छोटा लॉजिकली। तो झंडा उसकी वजह से, क्योंकि बोट उधर जा रही है, उसके अपोजिट जाएगा 51 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम निकालें, कंप्लीट करें पैरेललोग्राम को, रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। अब इसको आप जो आपने वेक्टर्स में सीखा है रिजल्टेंट निकालना, उससे पता कर सकते हैं। अगर आप इस वेक्टर को P माने, इसको Q माने, तो बच्चों ये एंगल आपको मिल जाएगा P के साथ। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा फॉर्मूले से। और रिजल्टेंट मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्योंकि ये पूरा एंगल जो है बड़ा वाला, ये आपको पता है ये कितना है, 90 प्लस 45 135 है। तो डायग्राम बनाकर इसको कैलकुलेट कीजिए। 4.16 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका लेक्चर में। क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? जब उसे सीधे ऊपर ऊंचाई के लिए फेंकना तो सीधा ऊपर फेंकेगा। तो ये तो u स्क्वायर बाय 4g की वैल्यू हमारे पास 100 है। हमें चाहिए u स्क्वायर बाय, अच्छा u स्क्वायर बाय g की वैल्यू है, मैक्सिमम रेंज है ना, u स्क्वायर बाय g की वैल्यू 100 मीटर है। हमें चाहिए u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर बाय 2g तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। u स्क्वायर बाय 4g तो तब होता जब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकता, उस समय मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है, वो u स्क्वायर बाय 4g जाती है। तो ये 50 मीटर आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें 100 मीटर की जगह 400 मीटर डेटा लिया था, तो आंसर 200 मीटर आया था, तो आधा रह जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आप अपने आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल पे लिखिए, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर लूँगा। 9414489614। और नहीं तो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे
मेरी वेबसाइट पर भी और नेट पर मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट है physicsgyan.com, वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ मोशन। सो मोशन इन ए प्लेन इज ओवर। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस जो है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो स्पेशल क्वेश्चंस, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इस कंटिन्यूटी को ब्रेक हम यहाँ पे नहीं करेंगे। पहले आप लोग लो लेवल के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, फिर थोड़ा हम हाई लेवल पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे।